हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है, अभय चौटाला क्विट्स एज एमएलए ओवर फार्म लॉज। देखो, जो अभय चौटाला है वो हरियाणा की पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं और वो इंडियन नेशनल लोक दल लीडर के रूप में हैं। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर हरियाणा के स्पीकर को ज्ञान चंद गुप्ता को अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करवा दिया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो हमने यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट देखा कि कोई भी एमएलए जो है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, स्पीकर को। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। डायरेक्ट अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि रेजिग्नेशन किसको सबमिट करवाया जाता है तो स्पीकर आएगा। एमपी किसको करवाएंगे, तो वो लोकसभा और राज्यसभा के जो भी हेड होते हैं उनको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करवाएंगे। देखो, डिस्क्वालिफिकेशन और रेजिग्नेशन अलग अलग होते हैं। रेजिग्नेशन खुद की इच्छा से दिया जाता है और डिस्क्वालिफिकेशन अगर कोई भी मेंबर, जैसे पार्लियामेंट का मेंबर या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर रूल्स को वायलेट कर रहा है, तो जो वहां का स्पीकर होगा वो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, जो एंटी डिफेक्शन लॉ 52 मतलब 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इंक्लूड किया गया था और उसको हमारी जो 10th शेड्यूल है उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि अगर रूल्स का वायलेशन किया जाएगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी जो भी सदस्यता है उनको समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो कोविड-19 की नई गाइडलाइंस से रिलेटेड है। यूनाइटेड होम मिनिस्ट्री ने अपने नए ऑर्डर जारी किए हैं। कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको सर्विलेंस, कंटेनमेंट और क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए फरवरी 28 तक नई गाइडलाइंस को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इस नई गाइडलाइंस में कुछ चीजों पर छूट दी गई है, जैसे सिनेमाज में पहले 50% लोग ही सिनेमाज में आ पा रहे थे, अब इसमें ज्यादा सीटों के लिए परमिशन दे दी गई है। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स में भी सभी लोग एक साथ आकर के परमिट मतलब उसको यूज कर सकते हैं। सोशल, रिलीजियस और कल्चरल गैदरिंग्स में जहां पर ये था कि जितनी हॉल की कैपेसिटी है, अगर आप बंद जगह कोई प्रोग्राम कर रहे हो और जितनी कैपेसिटी है उसमें 50% लोगों तक ही, उसके कैपेसिटी के 50% लोगों तक ही अलाउ था, लेकिन अब with a ceiling of 200 persons in closed spaces will now be allowed subject to the standard operating procedure issued by the स्टेट गवर्नमेंट्स। देखो, पहले ये रेस्ट्रिक्शन था, अब इन सब चीजों के ऊपर इन सब चीजों में कुछ कंसेशन दी जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी कि ये सब कितने लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, कितने लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल एयर ट्रेवल में भी उनको भी ओपनिंग करने की स्टार्ट किया जा रहा है। तो एक तरीके से देखो, पिछला साल जो हमारा 2020 है वो कोविड-19 के लॉकडाउन में ही ज्यादातर समय गुजर गया। अब धीरे धीरे कोविड-19 के दौरान, पेंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन लगाया गया था और सब चीजों पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, अब धीरे धीरे हर चीज को खुला जा रहा है और जीवन जो है वो सामान्य की ओर आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। 26 जनवरी को फार्मर्स को परेड करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वहां पर कुछ वायलेंस क्रिएट हो गया। अब देखो, जो फार्मर्स जो हैं वो तो आरोप लगा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट आरोप लगा रही है फार्मर्स के ऊपर। तो यहाँ पर फार्मर्स ने बोला है कि कंस्पिरेसी की थी गवर्नमेंट ने ये वायलेंस क्रिएट करने की। हमारे यहाँ पर तो 99.99% जो फार्मर्स थे वो शांति से पीसफुल मैनर में ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एज ए परेड के थ्रू, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो हमसे बिलोंग करते ही नहीं थे। इसी वायलेंस प्रोटेस्ट की वजह से फार्मर प्रोटेस्ट में दो यूनियन ने अपना हाथ पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने बोला है कि अब हम साथ नहीं रहेंगे इस फार्मर प्रोटेस्ट में। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो भी देखो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के ही है। जब फार्मर्स ने ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे और वो बाद में उन्होंने वायलेंस क्रिएट किया, तो जो पुलिस है उसने आंसू गैस छोड़े और इसकी वजह से 2 हॉर्सेज की डेथ हो गई है। जम्मू एंड कश्मीर में ब्लास्ट हो गया है और जिसकी वजह से कुछ लोग इंजर्ड हो गए हैं। जो वहाँ के सोल्जर हैं, एक सोल्जर उनमें से मारा गया है और 3 से ज्यादा लोग उसमें घायल हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो एडिटोरियल पेज से है। सबसे पहले यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है। देखो, इस कार्टून में दिखाया गया है कि फार्मर्स जो काफी समय से अपने फार्म लॉज के खिलाफ में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फार्म लॉज बनाए हैं उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन
जो वायलेंस है उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया। और देखो यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं, यहाँ देखो इस डाटा में ये दिखा रखा है कि जैसे ही दिल्ली में प्रोटेस्ट होने लगा और वायलेंस हुआ उस प्रोटेस्ट में, तो दिल्ली के कुछ स्थानों पर, नेशनल कैपिटल रीजन के कुछ स्थानों पर सिंधु, गाजीपुर, टिकरी, इन जगहों को मिलाते हुए नेट की जो सुविधा है, इंटरनेट सर्विसेज को बैन कर दिया गया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ दिल्ली वाले रीजन में तो पिछले 5 साल में ऐसा शटडाउन सिर्फ 2 बार ही हुआ है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट जो सर्विस है वो काफी समय से बंद है और 26 जनवरी के समय में दोबारा में इसको बंद कर दिया गया है। देखो जम्मू और कश्मीर में जिन लोगों को इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल भी है ना, वो इतना स्लोवेस्ट स्पीड है कि पूरे हमारे कंट्री में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे स्लोवेस्ट इंटरनेट स्पीड है। 2019 में 121 इंटरनेट शटडाउन्स रिकॉर्डेड थे इंडिया में और सेकंड नंबर पर आता है वेनेजुएला देश। वेनेजुएला देश कहाँ है? वेनेजुएला है जो साउथ अमेरिका है वहां पर में, मतलब जो हमारा दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट है वहां पर गिरता है वेनेजुएला, और ये ओपेक देशों का भी सदस्य है। वहां पर सेकंड हाईएस्ट नंबर ये जो इंटरनेट बैन किया जाता है। देखो इंडिया में 121 बार और वेनेजुएला में 12 बार। ठीक है, अब देखो 2014 से यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि कब कब कितनी बार बंद हुआ है। 2021 की अगर पहले मंथ की ही बात करें तो 4 बार ऐसे इंस्टेंसेज, ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि इंटरनेट को शट डाउन किया गया है। ठीक है, देखो लेकिन देखो अगर 2014 से अगर हम कंपैरिजन करें ना, 2013 2014 से, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो गया है वो 134 गया है जब इंटरनेट की सर्विसेज यहाँ पर बंद की गई थी। सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड रीजन है पूरे कंट्री में तो वो जम्मू एंड कश्मीर है। वहां पर ज्यादातर समय जो है वो नेट जो है इंटरनेट सेवाएं बंद रही हैं। यहाँ पर स्पीड की बात की गई है तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे कम स्पीड आती है 1.65 Mbps, और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का कंपैरिजन किया गया है। सबसे ज्यादा नेट की, इंटरनेट की जो सुविधाएं बंद की गई हैं वो इंडिया में की गई हैं। सेकंड नंबर पर आता है वेनेजुएला, फिर यमन 11 बार और इराक 8 बार, फिर इसके बाद में और देश आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है यहां देखो, तेलंगाना से रिलेटेड है। तेलंगाना में एक गांव है और उस गांव का नाम है हरिदासपुर। उस गांव में क्या होता है, जब भी कोई गर्ल चाइल्ड पैदा होती है तो स्वीट्स को बांटा जाता है और उस गर्ल चाइल्ड का एज ए सेलिब्रेशन के रूप में स्वागत किया जाता है उसके जन्मदिन का। तो देखो यहाँ पर एक न्यूज है कि वहां की जितनी भी गर्ल्स हैं उन सब का अकाउंट है सुकन्या समृद्धि योजना में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है सुकन्या समृद्धि योजना। देखो ये सुकन्या समृद्धि योजना है उसको हम SSY के नाम से बोलेंगे, मतलब संक्षेप में हम जब बोलेंगे तो SSY। जो SSY योजना है वो 22 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था और ये स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है किसी भी गर्ल चाइल्ड के लिए। लड़कियों का जो अकाउंट है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है इस योजना के तहत, या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में खोला जा सकता है। इस योजना के तहत कौन कौन एलिजिबल है, तो कोई भी गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए, सिर्फ गर्ल चाइल्ड को इसकी सुविधा दी गई है और वो सिटीजन होनी चाहिए इंडिया की। इसके अलावा जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एज 10 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, या तो 10 साल की हो या फिर उससे भी छोटी हो। अब उसके अकाउंट में देखो गर्ल तो 10 साल की है तो वो तो कहाँ से इन्वेस्ट करेगी, तो उसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, उसके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसका कोई भी लीगल गार्जियन जो होता है उस बच्ची का वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है उस अकाउंट में। इसका जो टेन्योर है ना, देखो मान लो आज अकाउंट खोला तो 14 साल तक उसमें डिपॉजिट करवाना पड़ता है और जिस दिन से अकाउंट खोला उसके 21 साल बाद में डिपॉजिट मैच्योर होता है। कोई भी प्रीमैच्योर इसमें मतलब विड्रॉल अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर गर्ल्स 18 साल की हो गई हैं या फिर हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है तो ओनली 50%, मतलब टोटल अमाउंट मान लो जैसे 1 लाख है उस अकाउंट में तो उसका 50% मतलब 50,000 रुपए मैक्सिमम निकाला जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, देखो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में किसी रीजन को लेकर के, ये रीजन है बेलागावी, कारवार और निपानी। ये जो एरिया है इसमें महाराष्ट्र बोलता है कि यहाँ पर मराठी स्पीकिंग एरिया है, मराठी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए महाराष्ट्र का एरिया है। और कर्नाटका इसके लिए बोलता है कि ये कर्नाटका का ही इंटीग्रल पार्ट है। तो उद्धव ठाकरे ने, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने बोला है कि सेंटर इसके ऊपर डिस्कस करे, और जब तक ये जो एरिया है इसके ऊपर कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में सोल आउट नहीं हो जाए प्रॉब्लम, तब तक इसको यूटी डिक्लेयर किया जाए, मतलब यूनियन टेरिटरी। देखो किसी भी एरिया का नाम बदलना है, किसी भी स्टेट का नाम बदलना है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, तो ये जो अंडर आता है वो आर्टिकल 3 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि किसी के अंदर भी क्या चेंज किया जाना है। यहां पर जो न्यूज है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर के है। वहां पर देखो, वहां पर जो रेजिडेंट्स लोग हैं, और इसके अलावा जो यहाँ देखो सुप्रीम कोर्ट ने देखो अपॉइंट किया है एक कंजर्वेशनिस्ट को, नंदिता हजारिका। एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी 14 अक्टूबर को, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिजल्ट सुनाया कि वहां पर एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उनको कोई भी परेशानी ना हो। इस एरिया में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है उसकी वजह से जो उनका नेचुरल हैबिटाट है वो खोता जा रहा है, तो उन सबको ध्यान रखते हुए कि जो एलिफेंट वहां रहते हैं उनके लिए कॉरिडोर बनाया जाए ताकि वो बिना किसी परेशानी के एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सके। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, देखो बायोस्फीयर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2012 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया था। बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो यूनेस्को का ही एक प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। उसके तहत किसी भी एरिया को बायोस्फीयर डिक्लेयर किया जा सकता है। कोई भी देश अपने यहाँ पर किसी भी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये जो प्रोग्राम है वो 1971 से स्टार्ट हुआ था। स्थल में कर सकता है, मतलब जंगल वाला एरिया है वहाँ डिक्लेयर किया जा सकता है, जो सब मेरीन वाला जो एरिया है वहाँ डिक्लेयर किया जा सकता है, वाटर वाला जो एरिया है उसको डिक्लेयर किया जा सकता है एज ए बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, यहां देखो एक कमेटी बनी थी, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। उसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कोपरा जो होता है, नारियल जो होता है, उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया है। पहले 9,960 रुपए पर क्विंटल इसका प्राइस था, और अब इसको इंक्रीज करके 10,335, मतलब 375 रुपए इंक्रीज किए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है। देखो एमएसपी वो रेट होती है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट फार्मर्स से उसके ग्रेन्स को या उसका कोई भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको खरीदती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिक्लेयर करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया गया था सीएसीपी की सिफारिश पर। अब ये सीएसीपी क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। इसने डिक्लेयर किया था, इसने फिक्स किया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाना चाहिए। जो सीएसीपी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है। और ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज जो है, जिसको सीएसीपी भी बोलते हैं, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1965 में इसको फॉर्म किया गया था। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? देखो कोई भी बॉडी, कोई भी चीज जिसका उल्लेख मूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया और बाद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू किसी बॉडी को बनाया गया है, तो वो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बनी है उसको लेकर के है। 2020 हमारे लिए कोविड-19 से लड़ते हुए निकल गई। एज ए पेंडेमिक से सभी ने, पूरे वर्ल्ड ने स्ट्रगल किया। उसके बाद में वैक्सीन बनाएगी, हर जगह अलग अलग वैक्सीन बनाएगी। तो मिस्टर हर्षवर्धन जो WHO के एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे हैं इस समय, चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने ये बात बोली है कि अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिलीवर करना एक ग्लोबल चैलेंज है। मतलब 2021 का सबसे बड़ा काम ये है कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम अवेल हो पाए। यहां पर देखो
यूएस में नए राष्ट्रपति बन गए हैं और अब जो मिस्टर जो बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बोला है वहां के जो लॉयड ऑस्टिन है, यहाँ देखो, लॉयड ऑस्टिन यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जनरल, उन्होंने हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से एक कॉल की, टेलीफोनिक कॉल पे उन्होंने बात की और बोला कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें इंडिया की जो पावर है वो इंक्रीज होनी चाहिए और यूएस जो है वो उसमें साथ देना चाहता है, जॉइंट एग्रीमेंट करना चाहता है कि दोनों मिलकर के जो भी इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसमें अपनी पावर को इंक्रीज किया जाए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।